कभी कभी इंसान अपने माशूक की मोहब्बत में इस कदर दीवाना हो जाता है कि उसे अच्छे बुरे का ख्याल ही नहीं रहता है। वो हरदम अपने महबूब की हर बात को पूरा करने के लिए तैयार रहता है, या यूं कहें कि उस पर इश्क का जुनून इस तरह सवार हो जाता है कि वो कुछ भी करने से गुरेज नहीं करता है। फिर चाहे बात किसी की जान लेने की हो या देने की। ऐसा एक सनसनीखेज मामला कुछ महीने पहले यूपी के मुरादाबाद जिले से सामने आया था, जिसके खुलासे ने आम लोगों के साथ साथ पुलिस को भी हैरान कर दिया था। आज क्राइम की कहानी में कहानी उसी खौफनाक वारदात की है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। घर की दुलारी, सभी की लाडली नंदिनी की शादी को लेकर उसके पिता ओम प्रकाश के मन में गहरी चिंता थी। उम्र शादी के पड़ाव पर थी, लेकिन नंदिनी का स्वभाव उसे बाकी लड़कियों से अलग बनाता था। जितनी चंचल उतनी ही हिम्मती, और जिद ऐसी कि जो ठान ले उसे पूरा करके ही दम ले। मुरादाबाद की एक एक्सपोर्ट कंपनी में कार्यरत ओम प्रकाश का परिवार खुशहाल और संपन्न था। लालबाग रामगंगा कॉलोनी में स्थित उनके घर में पत्नी ओमवती, बेटी नंदिनी और बेटा गगन रहते थे। मगर इस परिवार में एक अनकही पीड़ा भी थी, सौतेले रिश्तों की कुंठा जो भीतर ही भीतर सबको खाए जा रही थी। नंदिनी भी इस दर्द से अछूती नहीं थी। उसकी बड़ी बहन पूजा की शादी हो चुकी थी और वह अपने नए जीवन में खुश थी। लेकिन नंदिनी की दुनिया कुछ और ही थी। वह पड़ोस में रहने वाले प्रदीप से बेइंतहा प्यार करने लगी थी। पर किस्मत की चाल कुछ अलग ही थी। प्रदीप उसकी बिरादरी का नहीं था, और सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह बेरोजगार था। इसी बात को लेकर गगन उसके प्रेम में रोड़ा बन बैठा था। नंदिनी की प्रेम कहानी में सबसे बड़ा रोड़ा उसका सौतेला भाई गगन बन चुका था। भले ही खून का रिश्ता ना सही, लेकिन गगन नहीं चाहता था कि नंदिनी प्रदीप से प्यार करे। वह बार बार अपने माता पिता को भी उकसाता, और पिता भी हमेशा उसी का पक्ष लेते। घर में एक और परछाई थी, सौतेली माँ कलावती, जो बीते साल कैंसर से जिंदगी की जंग हार चुकी थी। उनके जाने के बाद नंदिनी और भी अकेली पड़ गई थी। अगर कोई उसका दर्द समझ सकता था तो वह थी गगन की पत्नी राधा। मगर घर में उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। गगन उसे भी काबू में रखने की हर कोशिश करता, कभी डांटकर कभी डपटकर। नंदिनी को कई बार यह एहसास होता कि गगन सिर्फ उसका भाई नहीं, बल्कि सबसे बड़ा विरोधी भी है। जब भी वह उसकी राह में रोड़े अटकाता, उसका दिल छलनी हो जाता है। गुस्से में वह फट पड़ती, गगन मेरा दुश्मन है। सौतेला जो ठहरा, अगर सगा होता तो शायद समझता। लेकिन अब सवाल यह था कि नंदिनी अपने मन की बात कहे तो किससे? कौन उसकी मदद करेगा? उसके लिए रास्ते बंद हो चुके थे, और यही सोचकर वह घुटती जा रही थी। नंदिनी का प्रेम जैसे कोई कैद में पंछी हो, उड़ना चाहती थी, मगर डैने कसकर बांध दिए गए थे। वह अपने प्रेमी प्रदीप से ज्यादा समय तक मिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसका सौतेला भाई गगन हमेशा उसके साये की तरह पीछे लगा रहता, पहरेदार की तरह हर वक्त नजर रखता। और जब भी उसे कोई बहाना मिलता था तो पिता के सामने मिर्च मसाले लगाकर बातें कहता था। घर में छोटी छोटी बातों को तूल देना उसकी आदत थी। सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती जब गगन प्रदीप को सबके सामने नकारा, निकम्मा कहकर जलील करता था। यह सब सुनकर नंदिनी का दिल बार बार छलनी हो जाता था। उसकी परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। दिमाग में हर वक्त कोई ना कोई उथल पुथल चलती रहती थी। इन्हीं उलझनों के भंवर में घिरी एक दिन नंदिनी बाजार से गुजर रही थी कि अचानक उसकी मुलाकात ममता से हो गई। बचपन की सहेली को सामने देख एक पल के लिए नंदिनी अपनी परेशानियों को भूल गई। ममता ने उसकी घबराई हुई आंखों में झांकते हुए कहा, अरे नंदिनी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है? नंदिनी चौंक गई, एक पल के लिए अपनी उलझनों से बाहर आई और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, अरे ममता, तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही। इतनी बदल गई हो।
शादी होने वाली है क्या? बहुत दिनों बाद मिल रही हो। कैसी हो? नंदिनी को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी उलझनों के जवाब किसी और की तकलीफों से जुड़ सकते हैं। ममता के चेहरे पर एक नकली मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे कोई गहरा राज छिपा है। ममता ने हल्की हंसी के साथ कहा, मैं तो बस अपने दिल को बहला रही हूँ, खुद को दिलासा दे रही हूँ। तुम्हारे भाई ने जब से मुझे धोखा दिया है, तब से समझ लो आज ही पहली बार मूड फ्रेश करने के लिए तैयार होकर निकली हूँ। अच्छी लग रही हूँ ना? नंदिनी ने उसकी सजी धजी सूरत को गौर से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, बहुत ही अच्छी, एकदम ग्लैमरस। सच कहूँ तो तुम कुछ भी पहन लो, हीरोइन ही लगोगी। ममता ने हल्का ठहाका लगाया, बस बस, इतनी तारीफ मत कर, वरना मुराद पूरी होने में अड़चन आ सकती है। अच्छा, तो बताओ तुम्हारी मुराद क्या है? नंदिनी ने तपाक से पूछ लिया। ममता की आंखों में ठंडी आग जल उठी। उसके लहजे में एक अलग ही सख्ती थी जब उसने जवाब दिया, बदला। बदला? नंदिनी चौंक गई। यह भी कोई मुराद हुई? मगर किससे? ममता ने गहरी सांस ली। उसकी आंखें गगन के नाम से ही सुलग उठीं। तुम्हारे उसी भाई से, जिसने मेरी जिंदगी उजाड़ दी और अब तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद करने पर तुला है। नंदिनी का दिल जोर से धड़क उठा। कह तो तुम सही रही हो, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? समझ ही नहीं आ रहा। ममता की आंखों में अब एक निडर चमक थी। अगर तुम चाहो तो बहुत कुछ कर सकती हो, उसने धीमे मगर असरदार शब्दों में कहा। नंदिनी की आंखों में बेबसी थी, दिल में घुटन। वह ममता से अपनी तकलीफ बांटते हुए मायूसी से बोली, गगन सौतेला है, इसलिए अपना सौतेलापन खुलकर दिखा रहा है। प्रदीप को मेरा और पूरे परिवार का दुश्मन बना दिया है। पापा को भी उसके खिलाफ भड़का दिया है। कहता है कि प्रदीप की नज़र उनकी जायदाद पर है, लेकिन तुम तो जानती हो वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ। ममता ने उसकी आंखों में झांकते हुए गहरी सांस ली और सधी हुई आवाज में बोली, देखो नंदिनी, तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता है। असली सवाल यह है कि गगन क्यों नहीं चाहता कि तुम्हारी शादी प्रदीप से जाए। नंदिनी असमंजस में उसे देखती रही, जबकि ममता ने उसकी उलझन को खोलते हुए कहा, गगन का असली मकसद समझो, वह जानता है कि अगर तुम्हारी शादी प्रदीप से हुई और तुम इसी मोहल्ले में रही तो तुम्हें अपने पिता की संपत्ति पर हक जताने का पूरा अधिकार होगा। इसलिए वह तुम्हारी शादी कहीं दूर करवाना चाहता है, ताकि तुम हमेशा के लिए इस घर से बेदखल हो जाओ। नंदिनी हतप्रभ रह गई। उसे तो अब तक लगा था कि गगन सिर्फ उसकी खुशी के खिलाफ है, लेकिन यह तो उससे कहीं बड़ा खेल था। ममता ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, हम दोनों का एक ही दुश्मन है गगन। नंदिनी और ममता भले ही उस दिन अपनी अपनी उलझनों का बोझ हल्का कर घर लौट गईं, लेकिन उनके दिलों में गगन के खिलाफ आग सुलगने लगी थी। गगन हमेशा से ही नंदिनी के दिमाग में यह भरता आया था कि प्रदीप तुम्हारा सच्चा प्रेमी नहीं है। वह सिर्फ जमीन जायदाद हथियाने के लिए तुम्हें अपने जाल में फंसा रहा है। नंदिनी अब तक उसकी बातों को एक बड़े भाई की चिंता समझती थी, लेकिन आज ममता की बातों ने उसकी सोच को पूरी तरह से झकझोर दिया था। पर यह कहानी सिर्फ नंदिनी और प्रदीप तक ही सीमित नहीं थी। गगन का अतीत भी किसी रहस्य से कम नहीं था। एक समय था जब लालबाग रामगंगा कॉलोनी के रमेश कुमार की बेटी ममता गगन की प्रेमिका हुआ करती थी। गगन उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता था। मोहब्बत इतनी गहरी थी कि उसके बिना एक पल भी रहना मुश्किल लगता था। ममता, जिसकी खूबसूरती का मोहल्ले में हर कोई कायल था, वह न केवल बेहद सुंदर थी, बल्कि उसके हाव भाव, चाल ढाल और बोलने का अंदाज भी उसे दूसरों से अलग बनाता था। आधुनिक पहनावा, स्टाइलिश लुक और आत्मविश्वास से भरी उसकी शख्सियत किसी को भी एक पल में अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। ममता अपनी खूबसूरती और आधुनिकता के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसके स्वच्छंद विचार और खुलेपन को समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया। कई लोग उसकी चाल ढाल पर उंगलियां उठाते थे, उसे बदचलन कहने से भी नहीं कतराते थे। गगन के पिता ओम प्रकाश भी उन्हीं में से एक थे। जब उन्हें गगन और ममता के प्रेम संबंध के बारे में पता चला, तो उन्होंने गगन को जमकर डांटा।
उस लड़की से दूर रहो गगन, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उन्होंने ममता के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उसे पूरी तरह से नकार दिया। यह वही ओम प्रकाश थे जिन्होंने करीब 25 साल पहले अमरोहा निवासी विवाहिता कलावती से दूसरा विवाह किया था, जब उनकी पहली पत्नी का आकस्मिक निधन हो गया था। तब कलावती की गोद में 3 साल का गगन था, जिसे उन्होंने अपना लिया। नंदिनी का बचपन उसी सौतेले भाई के साथ गुजरा, जो अब 28 साल का हो चुका था। ओम प्रकाश की पहली पत्नी से 2 बेटियां थीं, पूजा और नंदिनी। पूजा की शादी हो चुकी थी, लेकिन नंदिनी की शादी की चिंता उन्हें खाई जा रही थी। लेकिन जब 2018 में कलावती का कैंसर से निधन हो गया, तो परिवार की स्थिति और भी नाजुक हो गई। घर को संभालने के लिए ओम प्रकाश ने गगन की शादी करवाने की योजना बनाई, लेकिन इसी सिलसिले में जब उन्हें गगन और ममता के प्रेम प्रसंग का पता चला, तो उन्होंने उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। गगन ना तो अपने पिता का विरोध कर सका और ना ही ममता की भावनाओं की कद्र कर पाया। पिता के दबाव में आकर उसने ममता से दूरी बना ली और 6 जुलाई 2018 को उसकी शादी मुरादाबाद के बलदेवपुरी थाना कटघर निवासी कुंदन कुमार की बेटी राधा से कर दी गई। ममता यह सहन नहीं कर पाई। वह खुलकर विरोध नहीं कर सकी, लेकिन अंदर ही अंदर नफरत की आग में जल उठी। वह अपने दोस्तों से इस अपमान की चर्चा करती रहती थी। धीरे धीरे उसने अपने परिवार से भी दूरी बना लिया। वह कभी बरेली, कभी लखनऊ में नौकरी के बहाने महीने 2 महीने के लिए गायब हो जाती थी। आखिरकार उसने जिगर कॉलोनी में किराए पर कमरा ले लिया और एक एक्सपोर्ट फर्म में काम करने लगी। अब ममता की नफरत सिर्फ गगन तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने अपने दूर के रिश्तेदार प्रदीप को भी इसमें घसीट लिया। वह उसे ताने मारती, तुम्हारी शादी नंदिनी से नहीं हो सकती जब तक गगन जिंदा है। यही बात वह नंदिनी से भी कहती थी। गगन कभी तुम्हें प्रदीप से शादी नहीं करने देगा। वह भले ही सौतेला भाई हो, लेकिन तुम्हारे पिता की सारी संपत्ति का वारिस वही बनेगा। ममता ने नंदिनी के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। उसके शब्दों ने नंदिनी के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया। गगन उसे कभी प्रदीप से शादी नहीं करने देगा। यह सोचकर नंदिनी का गुस्सा और बढ़ गया। गगन की सोच स्पष्ट थी, नंदिनी की शादी किसी नौकरी पेशा व्यक्ति से ही होनी चाहिए। इस बात में उसके पिता ओम प्रकाश भी उसका समर्थन करते थे। वे हमेशा गगन का पक्ष लेते और नंदिनी को समझाने की कोशिश करते कि प्रदीप ना तो हमारी बिरादरी का है, ना ही हमारी बराबरी का है। लेकिन नंदिनी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। वह जिद्दी थी, अपनी मर्जी की मालकिन थी। गगन, जो अब अपने कबाड़ के कारोबार को संभाल रहा था, यह मानता था कि प्रदीप की नज़र उनके पिता की संपत्ति पर थी। वह यह भी जानता था कि नंदिनी घर की असली देखभाल करने वाली थी। ओम प्रकाश एक्सपोर्ट फर्म में काम करते थे और उनके भरोसे का सबसे बड़ा केंद्र नंदिनी ही थी। घर के बैंक अकाउंट और खर्चे तक की जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर थी। लेकिन फिर भी घर में गगन की ही चलती थी। उसकी पत्नी राधा इस झगड़े से हमेशा दूर रहती थी। नंदिनी की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी शादी कहीं दूर ना हो जाए। वह अपने पिता के मकान में ही रहना चाहती थी। गगन को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। यही कारण था कि नंदिनी और गगन के बीच आए दिन प्रदीप को लेकर झगड़ा होता रहता था। बात जून 2021 की है, जब नंदिनी और गगन के बीच का झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। तकरार इतनी बढ़ गई कि गगन अपना सामान समेटकर ससुराल बलदेवपुरी चला गया। उधर उसकी पत्नी राधा पहले ही अपने मायके में रह रही थी, जिससे उनके रिश्ते में दूरियां और गहरी हो गईं। लेकिन यह कहानी सिर्फ गगन और नंदिनी की नहीं थी। इसमें ममता भी थी, एक ऐसी लड़की जिसने कभी गगन के साथ प्यार के अनगिनत सपने बुने थे। सालों तक साथ बिताने के बाद जब शादी की बारी आई तो गगन ने उसे ठुकरा दिया। ममता का दिल छलनी हो गया था, लेकिन वह चुप नहीं बैठने वाली थी। इधर नंदिनी थी जो गगन से शादी की राह में आई अड़चनों से परेशान थी, और उधर ममता जिसे गगन के विश्वासघात ने अंदर तक झकझोर दिया था। दोनों के दिलों में गगन के लिए सुलगती नफरत थी, जो किसी भी पल भड़क सकती थी। जब ममता को पता चला कि गगन पिछले 2 महीने से बलदेवपुरी में रह रहा है,
तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अब उससे अपना हिसाब चुकता करने का वक्त आ गया था। गगन को सबक सिखाने की आग अब सिर्फ ममता तक सीमित नहीं रही थी। नंदिनी का दर्द और क्रोध भी उसी ज्वाला में जल रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रदीप इस साजिश में अब एक नया किरदार जुड़ चुका था। ममता की नंदिनी से मुलाकात से कुछ दिन पहले ही उसकी भेंट प्रदीप से हुई थी। जब उसने गगन की धोखेबाजी और नंदिनी की तकलीफ की कहानी सुनाई तो प्रदीप भी इस जंग में शामिल होने को तैयार हो गया। नंदिनी और ममता ने उसे अपने मिशन का हिस्सा बना लिया और जल्द ही एक गुप्त मीटिंग तय की गई, गगन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना को अंजाम देने के लिए प्रदीप ने अपने खास दोस्त वीरू उर्फ हरीश को भी शामिल किया। वीरू कोई मामूली शख्स नहीं था। वह मुरादाबाद के थाना मझोला के गांव जयंतीपुर का रहने वाला था और इलाके में बदमाश प्रवृत्ति के युवक के रूप में कुख्यात था। तीनों ने वीरू को अपनी मंशा साफ साफ बता दिया। गगन को ठिकाने लगाना है और इस काम के लिए उसे 50,000 रुपए दिए गए। अब फैसला हो चुका था। नंदिनी और ममता ने अपने डर को ताकत बना लिया था और प्रदीप की मदद से एक ऐसा जाल बिछा दिया था जिसमें गगन के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। योजना के मुताबिक नंदिनी ने ममता को गगन का मोबाइल नंबर दिया। जैसे ही ममता ने नंबर डायल किया उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। दूसरी ओर घंटी बजी और फिर गगन की आवाज आई, हेलो। कौन? ममता ने अपने लहजे में वही पुरानी मिठास घोलते हुए कहा, अरे मुझे पहचाना नहीं? मैं तुम्हारी ममता। गगन कुछ पल के लिए सन्न रह गया। यह आवाज, यह नाम जिसे वह भुला देना चाहता था पर जो उसके दिल के किसी कोने में अब भी बसा हुआ था। चलो तुम्हें मेरी याद तो आई, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, लेकिन उसके शब्दों में हैरानी साफ झलक रही थी। ममता ने एक गहरी सांस ली और अपनी अगली चाल चली, मुझसे मिलोगे नहीं। मैं अब अपने घर वालों से अलग बंगला गांव में रह रही हूँ। पास ही जिगर कॉलोनी में जॉब करती हूँ। फोन में तुम्हारा नंबर अचानक दिख गया तो सोचा तुमसे बात कर लूँ। और देखो आज मैं हर्बल पार्क घूमने आई थी। पार्क की सुंदरता देखकर तुम्हारे साथ बिताए वो पुराने दिन याद आ गए। आओ वहीं पार्क के रेस्टोरेंट में मिलते हैं, साथ बैठते हैं। ममता, उसका पहला प्यार, उसकी जिंदगी का वो खूबसूरत हिस्सा जिसे वह चाहकर भी भुला नहीं पाया था। उसने बिना सोचे कहा, तुम बुलाओ और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? थोड़ी ही देर में गगन हर्बल पार्क पहुंच गया। ममता पहले से वहां उसका इंतजार कर रही थी, जीन्स और टॉप पहने, उसी चंचल मुस्कान के साथ, मानो वक्त के पन्ने पीछे लौट गए हैं। गगन ने आते ही उसे बाहों में भर लिया, लेकिन ममता हल्के से अलग होकर हंसते हुए बोली, अभी भी वही पुराने गगन, जरा भी नहीं बदले, लेकिन अब तुम शादीशुदा हो, आगे से ध्यान रखना। गगन मुस्कुराया, लेकिन वह पूरी तरह से ममता की मौजूदगी में खो चुका था। चलो पार्क के बाहर झाड़ियों की ओर चलते हैं, वहां बैठकर आराम से बातें करेंगे, ममता ने सुझाव दिया। गगन उसकी आंखों में वही पुरानी कशिश देख रहा था, वही अपनापन, वही अदाएं। वह बिना कोई सवाल किए उसके साथ चल पड़ा। रास्ते में ममता अचानक ठिठकी, अरे रुको, बहुत दिनों बाद मिले हैं, तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स और स्नैक्स लाती हूँ। पार्क में बैठकर साथ साथ खाएंगे। गगन ने रोकने की कोशिश की, अरे यह काम मेरा है, मैं लाता हूँ। ममता ने मुस्कुराते हुए शरारती अंदाज में कहा, मैंने तुम्हें बुलाया है तो समझो कि आज तुम मेरे मेहमान हो, इसलिए मैं लाऊंगी। इतना कहकर वह गगन का हाथ छुड़ाकर कैंटीन की ओर तेजी से बढ़ गई। गगन वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा, यह सोचते हुए कि ममता अब भी वैसी ही है, बेपरवाह, चुलबुली और उसकी जिंदगी का वो हिस्सा जो कभी खत्म नहीं हुआ था। पर उसे क्या पता था कि यह मुलाकात किसी अधूरी मोहब्बत का पुनर्मिलन नहीं, बल्कि एक साजिश का पहला पड़ाव थी। आओ चलें, ममता ने ठंडे लहजे में कहा। गगन ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन जो कुछ उसने देखा वो उसकी यादों की ममता से कहीं अलग था। गगन एक बार फिर अपनी खोई हुई यादों से बाहर निकला। उसने ममता के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास ले लिया, जबकि ममता बड़े आराम से डिस्पोजल गिलास और नमकीन का पैकेट संभालते हुए झाड़ियों की ओर बढ़ गई।
कुछ ही पलों में दोनों पार्क के मुख्य मार्ग से ओझल होकर घनी झाड़ियों के पीछे जा पहुंचे। यह जगह इतनी सुनसान थी कि यहाँ कोई भी आसानी से नजरों से बच सकता था। गगन ने इधर उधर नजर दौड़ाई और हल्की हंसी के साथ बोला, अभी आता हूँ, टॉयलेट जा रहा हूँ। यही मौका था। ममता के चेहरे पर हल्की मुस्कान तैर गई। जैसे ही गगन झाड़ियों के पीछे ओझल हुआ, उसने तुरंत अपनी जेब से एक छोटी पुड़िया निकाली, नशीले पदार्थ की पुड़िया। उसकी उंगलियां जरा भी नहीं कांपी। उसने बेहद सफाई से दोनों डिस्पोजल गिलास निकाले, कोल्ड ड्रिंक भरा और फिर चुपचाप एक गिलास में वह नशीला पदार्थ मिला दिया। गिलास हल्के हल्के हिलाकर उसने उसे अच्छे से घोल दिया। जैसे ही गगन वापस लौटा, ममता ने मुस्कुराते हुए अपने बाएं हाथ का गिलास उसकी ओर बढ़ा दिया। गगन ने गिलास की ओर देखा और अचानक मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, इस हाथ से नहीं, दाएं हाथ वाला दो। तुम्हारी बाएं हाथ से किसी को सामान देने की आदत अभी तक गई नहीं है। ममता एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला। उसने लंबी सांस लेते हुए चेहरे पर उदासी ओढ़ ली और भावनाओं से खेलते हुए कहा, क्या करूं गगन, मेरा दायां हाथ चलता ही नहीं है। अगर हमारी शादी हो जाती तो शायद ये आदत छूट जाती। गगन हल्का मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए हल्की झिझक उभरी। ममता ने बिना रुके अपने दाएं हाथ का गिलास उसकी ओर बढ़ाया। अच्छा लो, इसे पकड़ो। गगन ने बिना कोई शक किए गिलास हाथ में ले लिया। गगन के हाथ में अभी भी कोल्ड ड्रिंक का गिलास था। उसकी आंखों में हल्का अजनबीपन झलकने लगा था। वह घूंट घूंट कर पीता रहा। हर चुस्की के साथ उसकी दुनिया धुंधली होती जा रही थी। ममता, मुझे तुम्हारा चेहरा साफ क्यों नहीं दिख रहा? गगन की आवाज अब लड़खड़ा रही थी। उसका सिर एक ओर झुकने लगा, मानो किसी भारी बोझ तले दब रहा हो। ममता की आंखों में एक कुटिल चमक आ गई। उसने तुरंत अपना चेहरा कोमल चिंता से भर लिया और गगन का सिर अपनी गोद में रख लिया। अरे गगन, तुम ठीक तो हो? शायद थकान होगी, थोड़ा आराम कर लो। उसकी उंगलियां बड़ी नरमी से गगन के बालों में घूमने लगीं। लेकिन उसकी आंखों में कोई प्रेम नहीं था, बल्कि वह अपने जाल में फंसते हुए शिकार को देख रही थी। गगन ने कुछ और बोलने की कोशिश की, लेकिन अब शब्द उसके गले में ही फंसने लगे थे। कुछ ही पलों में उसका शरीर शिथिल होने लगा और फिर गगन पूरी तरह से बेहोश हो चुका था। ममता ने अपनी सांस को संतुलित किया और फिर एक धीमी मुस्कान के साथ झाड़ी के पीछे छिपे वीरू की ओर देखा। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। उसने अपने हाथ से इशारा किया। ताक में बैठा वीरू फौरन दबे कदमों से झाड़ियों से निकलकर ममता के पास पहुंच गया। उसने गगन को बेहोश पड़ा देखा और ठंडी आवाज में बोला, काम तो बढ़िया किया तूने ममता। अब इसे ठिकाने लगाना हमारे जिम्मे। ममता ने एक आखिरी बार गगन के निढाल पड़े शरीर को देखा और फिर धीरे से बोली, शिकार को संभालो, मैंने अपना काम कर दिया, आगे का काम तुम्हारा। जैसे ही काम पूरा हुआ, ममता ने नंदिनी और प्रदीप को इसकी सूचना दे दिया। लेकिन तब तक गगन के होठों से बस एक ही बड़बड़ाहट निकल रही थी, ममता क्या हुआ है मुझे? ममता ने तेजी से खुद को संभाला और सहज स्वर में बोली, कुछ नहीं, तुम्हें बस हल्का चक्कर आ गया है। मैं अभी डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम करती हूँ। उसने वीरू की ओर इशारा किया और गगन को सहारा देते हुए उसे मोटरसाइकिल तक ले गई, जहाँ प्रदीप पहले से मौजूद था। प्रदीप और वीरू ने गगन को पकड़ा और मोटरसाइकिल पर बिठा दिया। वीरू ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, जबकि प्रदीप ने गगन को कसकर थाम लिया ताकि वह गिर ना जाए। अंधेरी सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ पड़ी और कुछ ही देर में वे जयंतीपुर के एक सुनसान खाली प्लॉट में पहुंच गए। वहां वीरू और प्रदीप ने गगन को जबरदस्ती शराब पिलाई। शराब का असर होते ही गगन की चेतना डगमगाने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वीरू ने झटके से उसके गले में पड़ा गमछा खींचा और अगले ही पल सब कुछ खत्म हो गया। गगन की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। गगन की हत्या के बाद वीरू और प्रदीप ने सावधानी से उसके पैरों को गमछे से बांध दिया। इसके बाद वीरू अपने घर से एक पुराना कंबल लेकर आया। उन्होंने गगन की लाश को उस कंबल में लपेट दिया और भारीपन बढ़ाने के लिए उसमें कुछ ईंटें भी रख दिया। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, वे इसे पूरी तरह से मिटा देना चाहते थे।
उन्होंने 2 कट्टों में ईंटें भरी, फिर उन्हें कंबल से कसकर बांध दिया। जैसे ही रात का अंधेरा गहराया, उन्होंने लाश को पास के गहरे नाले में फेंक दिया। ईंटों का वजन इतना था कि लाश तुरंत पानी में समा गई और सतह पर कोई सुराग तक नहीं बचा। यह 13 जुलाई 2021 की रात थी, एक ऐसी तारीख जो जल्द ही रहस्य बनकर उभरने वाली थी। काम निपटाने के बाद रात करीब 10 बजे वीरू ने नंदिनी को फोन किया और सूचना दी, काम पूरा हो गया, गगन अब इस दुनिया में नहीं था। संयोग से गगन की पत्नी राधा उस समय अपने मायके गई हुई थी। 1 अगस्त को जब वह अपनी ससुराल लौटी तो उसने मायके में होने वाले एक पारिवारिक कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए घर के लोगों से मुलाकात किया। लेकिन जब उसने अपने पति को वहां ना पाकर चिंता जताई तो उसने सबसे पहले नंदिनी से सवाल किया, गगन कहाँ है? वह यहाँ क्यों नहीं दिख रहा? नंदिनी ने बड़ी सफाई से झूठ गढ़ा, जब से गगन तुम्हारे घर पर रह रहा था तब से वह यहाँ आया ही नहीं है। राधा को बेचैनी होने लगी। उसने तुरंत गगन को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद था। अब चिंता बढ़ने लगी। उसने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके गगन के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई उसे जानता तक नहीं था, क्योंकि वह कहीं गया ही नहीं था। अब हालात बदल चुके थे। राधा अपने पति की तलाश में जुट गई और नंदिनी भी साथ में ढूंढने का नाटक करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि वह जिसे ढूंढ रही थी वह अब इस दुनिया में नहीं था। जब गगन घर से लापता हुआ और कई घंटों तक उसका कोई सुराग नहीं मिला तो पिता ओम प्रकाश बेचैन हो उठे। अंततः उन्होंने मुरादाबाद के थाना मुगलपुरा में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दर्ज होते ही थाना प्रभारी अमित कुमार ने इसकी जानकारी तुरंत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाई। मुरादाबाद के मुस्लिम बाहुल्य लालबाग क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी पवन कुमार ने इस केस को गंभीरता से लिया। कहीं इस घटना से इलाके में कोई अशांति ना फैल जाए, इसके मद्देनजर एएसपी अनिल यादव के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई। इस टीम में मुगलपुरा थाना प्रभारी अमित कुमार, एसआई नितेश सहरावत, ताजवर सिंह, जगजीत सिंह, राजवंदर कौर, कांस्टेबल संगम कसाना, नीरज कुमार जैसे अनुभवी पुलिसकर्मी शामिल किए गए। जैसे ही जांच शुरू हुई, पुलिस टीम ने गगन के घर वालों से विस्तार से पूछताछ किया और उसका मोबाइल रिकॉर्ड खंगालने के लिए कॉल डिटेल्स निकलवाई। पूरे लालबाग क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। गगन के फोन की कॉल डिटेल्स जब खंगाली गई तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। 13 जुलाई की शाम 5 बजे उसकी आखिरी बातचीत एक अज्ञात नंबर पर हुई थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो पता चला कि वह बंगला गांव मोहल्ले की रहने वाली ममता का था। जांच का दायरा बढ़ाते हुए पुलिस ममता के घर पहुंची, लेकिन वहां का कमरा बंद मिला। स्थानीय लोगों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि ममता जिगर कॉलोनी की एक एक्सपोर्ट फर्म में काम करती है। बिना समय गवाए पुलिस टीम फर्म पहुंची, जहां ममता उन्हें मिल गई। ममता को हिरासत में लेकर जब मुगलपुरा थाने लाया गया और पूछताछ की गई तो उसने खुद को बेकसूर बताया। उसने कहा, हाँ, गगन और मेरे बीच कभी प्रेम संबंध थे, लेकिन उसकी शादी के बाद हम दोनों ने दूरी बना लिया। मेरी इस मामले से कोई संबंध नहीं है। मुगलपुरा थाने में ममता से सख्ती से पूछताछ जारी थी। थाना प्रभारी अमित कुमार ने आंखों में गहरी नजरें गड़ाते हुए सवाल किया, जब तुम्हारे और गगन के संबंध खत्म हो चुके थे तो फिर 1 जुलाई को तुमने उसे फोन क्यों किया? ममता थोड़ा घबराई, फिर जवाब दिया, सर, उसका नंबर मेरे फोन में सेव था, गलती से लग गया होगा। थाना प्रभारी को ममता की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उनके अनुभवी मन को एहसास हो गया था कि ममता कुछ छिपा रही है। उन्होंने पास बैठी एसआई राजवेंद्र कौर की तरफ इशारा किया। राजवेंद्र कौर ने बिना समय गवाए ममता से तीखे सवाल करने शुरू कर दिए। जैसे ही ममता ने फिर से गोलमोल जवाब देना चाहा, राजवेंद्र कौर ने एक करारा थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज कमरे में फैल गई और ममता की आंखों में आंसू आ गए। घबराते हुए हाथ जोड़कर ममता बोली, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताती हूँ। ममता ने जब गगन के साथ अपनी पूरी कहानी बयां की तो उसके शब्दों में दर्द, गुस्सा और प्रतिशोध की ज्वाला साफ झलक रही थी। उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि गगन ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी।
इस अन्याय का बदला लेने के लिए उसने अपनी सौतेली बहन नंदिनी और रिश्तेदार दीपक के साथ मिलकर गगन की हत्या कर दी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी गगन की लाश बरामद करना। 5 घंटे तक पुलिस नाले में खोजबीन करती रही, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। तभी पुलिस ने हरीश उर्फ वीरू को उसके घर से गिरफ्तार किया। वीरू के खुलासे ने पूरी कहानी को और भी सनसनीखेज बना दिया। उसने बताया कि लाश को भारी ईंटों से बांधकर नाले में फेंका गया था ताकि वह सतह पर न आ सके। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने 3 अगस्त 2021 को गगन की सड़ी गली लाश नाले से बरामद कर लिया। गगन की हत्या के बाद पुलिस ने जब नंदिनी और प्रदीप को खोजने की कोशिश की तो वे दोनों फरार मिले। पुलिस ने उनके फोन की लोकेशन ट्रेस की और आखिरकार उन्हें नोएडा से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान एक और चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। नंदिनी और प्रदीप ने 3 अगस्त को ही नोएडा के एक मंदिर में शादी कर ली थी। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह इस भयावह हत्या की पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने मुख्य आरोपियों हरीश उर्फ वीरू, प्रदीप, नंदिनी और ममता को गिरफ्तार कर लिया और मुरादाबाद की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने चारों को जिला जेल भेज दिया। इस पूरी घटना की जांच थाना प्रभारी अमित कुमार कर रहे थे। एक प्रेम कहानी जो मोहब्बत से शुरू होकर साजिश, हत्या और जेल की सलाखों तक जा पहुंची। इस अपराध ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया और समाज को दहला कर रख दिया। इस खौफनाक हत्या का पर्दाफाश होते ही हर कोई सन्न रह गया। प्रेम, धोखा और बदले की इस कहानी का अंत बेहद भयानक था। एक ऐसा अंत जिसने कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल दिया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, शर्मनाक कहानी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, ऐसी लेडी को जेल की सजा नहीं कहीं और रखना चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून श्रेया जी, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, मिडल एज्ड लेडी एंड स्टिल नो मैच्योरिटी, व्हाई डिड शी हैव टू किल समवन। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। माला कुमारी राय जी ने कमेंट किया है, डाइवोर्स नाम का भी कोई चीज होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सुषमा शाह जी ने कमेंट किया है, सबको जेल जाके क्या मिला। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, सो सैड। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशनी मेहरा जी ने कमेंट किया है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या सोच के अपराध के रास्ते पे चल पड़ते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। डेविड सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवाई जी ने कमेंट किया है, बहुत ही दर्दनाक कहानी है। एक मासूम लड़की किसी के सनक के हत्थे चढ़ गई। एक तरफा प्रेमी की हैवानियत सामने आई, आगे जाकर मरीजों के साथ क्या करता कौन जाने। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, भाई जी कार्य व्यस्तता के चलते कभी कभी कमेंट कर पाता हूँ, थैंक्स फॉर योर हार्ड वर्क। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अनुज कुमार जी ने कमेंट किया है, प्यार में कुछ भी हो सकता है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, 50 की उम्र में यह सब अपराध करने की क्या जरूरत है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सरिता राय जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। देवेश कुमार त्रिपाठी जी ने कमेंट किया है, विमेन एम्पावरमेंट डिप्राइव्ड मैन्स राइट टू इक्वालिटी। लॉ ऑफ लिव इन रिलेशनशिप कॉजेस क्राइम्स ऑफ सच नेचर इन आवर कंट्री। दिस लॉ नीड्स एन अर्जेंट रिव्यू। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। करिश्मा मौर्य जी ने कमेंट किया है,
मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मनोज प्रभाकर जी ने कमेंट किया है, फर्स्ट कमेंट, विनाश काले विपरीत बुद्धि सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शब्बीर काबू जी ने कमेंट किया है, क्राइम नेवर पेस गुड जॉब विवेक कुमार, लव फ्रॉम श्रीनगर फ्रूट मंडी कश्मीर। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। तहर भाई जी ने पाकिस्तान से कमेंट किया है, नाइस सर जी। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गणपत सिंह भाटी जी ने कमेंट किया है, प्यार अंधा होता है और दिल लगा पैसे से तो औरत की उम्र नहीं दिखती है, और ऐसा ही हुआ। सुमित अंबास्ता जी ने कमेंट किया है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, नाज कश्मीरी जी, नीरा मेघ जी, राहुल जयकर जी, रेखा सोकल जी, जहीर डॉन जी, श्याम बहादुर गुप्ता जी, समीर जी, प्रशांत जी, रूही खान जी, गैरी शाह जी, आर सक्सेना जी, असदुल्लाह लघारी जी, विमलेश शर्मा जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।